केजरीवाल वर्सेस हु, ये सवाल हर न्यूज चैनल का क्लीशे टॉप बैंड बन चुका है। अब केजरीवाल वर्सेस हु ये सवाल जब हम पूछते हैं तो लोगों को लगता है कि केजरीवाल के खिलाफ चुनौती देने के लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। कांग्रेस और बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट तो डिक्लेयर किया नहीं, तो सबको इस बात की उत्सुकता लगी थी कि केजरीवाल की न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां कांग्रेस और बीजेपी कौन से कैंडिडेट्स खड़े करेगी। क्योंकि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने 70 कैंडिडेट्स की पूरी लिस्ट एक साथ डिक्लेयर कर दी थी, बीजेपी और कांग्रेस ने ये सीटें कल डिक्लेयर की हैं शाम होते होते, जबकि आज वाज द लास्ट डे ऑफ फाइलिंग योर नॉमिनेशंस। तो वाज द बीजेपी एंड कांग्रेस अनडिसाइसिव अबाउट इट, वो डिस्कशन तो हम जरूर करेंगे, लेकिन जो दो नाम बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से आए हैं केजरीवाल को चुनौती देने के लिए, वो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुनील यादव, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता हैं, और कांग्रेस की तरफ से एक नाम आया है जो है रोमेश सभरवाल। Who are these people? ये सवाल बन चुका है क्योंकि these candidates are not, you know, they are relatively way less compared to Kejriwal's popularity and political stature as such. So why they were fielded against Kejriwal by the BJP and the Congress? Was it Congress's internal clashes that is leading to such decision making, or is it BJP's overconfidence that they are going to win these elections in the name of Prime Minister Narendra Modi? All these questions we are going to try to answer for you on today's episode of Delhi Chat Center, jahan hoga bahut sara chat exclusively on Delhi elections, and I am being joined by Aditya Menon and Neeraj Gupta ji. ये सवाल सबसे पहले मैं आदित्य के पास ले जाना चाहूंगा। आदित्य, हम क्या जानते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो दो कैंडिडेट्स हैं, बीजेपी सुनील यादव एंड कांग्रेस रोमेश सभरवाल, हु आर दीज कैंडिडेट्स हु हैव बीन आस्क्ड टू चैलेंज केजरीवाल इन द न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी? ईश्वर, बहुत ज्यादा नहीं जानते। सुनील यादव जो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं दिल्ली प्रदेश के, तो यानी बीजेपी के यूथ विंग के दिल्ली प्रेसिडेंट हैं। और दूसरी तरफ जो रोमेश सभरवाल हैं वो कांग्रेस के जो स्टूडेंट्स विंग है एनएसयूआई, उसके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये दो इनके यूथ लीडर्स ही कहा जा सकता है इन्हें, कोई बहुत ज़्यादा इनका स्टेचर नहीं है। जाहिर है दोनों पार्टियों ने कोई बहुत ज़्यादा दिग्गज उम्मीदवार नहीं उतारे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन इसके लिए भी एक प्रेसिडेंट है। याद होगा कि अलका लांबा जो उस वक्त स्टूडेंट लीडर हुआ करती थी, उन्हें मदन लाल खुराना के खिलाफ कांग्रेस ने एक बार खड़ा किया था। तो एक प्रेसिडेंट है कि यूथ लीडर्स को बड़े सीएम कैंडिडेट्स के खिलाफ खड़ा किया जाए और ना कि दूसरे जो सीनियर विनेबल एमएलएस को खड़ा किया जाए। तो एक प्रेसिडेंट है इसका। पिछली बार नुपुर शर्मा लड़ी थी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, वो उनकी भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेचर नहीं है। तो इसके अलावा तो बहुत ज़्यादा पता नहीं इन दोनों कैंडिडेट्स के बारे में। मैं कुछ बताता हूं कि रोमेश सभरवाल जो हैं वो लगभग 30 साल पहले एनएसयूआई के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद से वो पिछले काफ़ी लंबे वक्त से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है कांग्रेस के अंदर, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हें सोनिया गांधी का करीबी माना जाता है। 10 जनपद में उनका आना जाना है। अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स के हिसाब से उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करें तो नई दिल्ली में जो गोल मार्केट का इलाका है, नई दिल्ली का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के वोट बैंक के तौर पर जाना जाता है। वहां सरकारी नौकर बहुत रहते हैं, सरकारी फ्लैट्स बहुत ज्यादा हैं। तो गोल मार्केट के आसपास का जो पूरा इलाका है वहां पर एक सरकारी फ्लैट में ही रोमेश सभरवाल रहते हैं। उनके पिताजी एक सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट से जुड़ी हुई आरडब्ल्यूएज है, जो उस इलाके की गोल मार्केट की आरडब्ल्यूए हैं, वहां पर थोड़े सोशल वर्क के लिए और वहां पर एक नेटवर्किंग के लिए रोमेश सभरवाल को जाना जाता है। तो ले देकर वोट बैंक पॉलिटिक्स के नजरिए से ये उनका आधार है। आज आप अगर रोमेश सभरवाल के ट्विटर टाइमलाइन पे जाके उनका लेटेस्ट ट्वीट देखेंगे तो आज दरअसल अरविंद केजरीवाल, रोमेश सभरवाल ये लोग अपना नामांकन भर रहे हैं, तो वहां इलेक्शन ऑफिस के अंदर एक बड़ा ड्रामा चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल को 45 नंबर टोकन मिला, और उससे पहले जो कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि वो फर्जी कैंडिडेट हैं और हमें यहां बिठाकर हमारा टाइम वेस्ट किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल वेट कर रहे हैं 45 नंबर टोकन लेकर, और रमेश सभरवाल के पास है 61 नंबर टोकन। तो रमेश सभरवाल ने अपनी उस पीड़ा को भी इसी अंदाज में बयान किया है कि हम यहां इंतजार कर रहे हैं, और मेरे साथ जितने लोग हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बेटे हैं,
और हमें बहुत कष्ट हो रहा है। तो वहां भी उन्होंने ये अपना सरकारी एम्प्लॉइज के बीच में, सरकारी कर्मचारियों के बीच में जो अपनी पैठ है उसको थोड़ा अंडरलाइन करने की कोशिश की है। तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के नजरिए से उनका आधार है। सुनील यादव के बारे में आप क्या कहें? जैसा कि आदित्य ने बताया कि पद के नाम पर तो उनके पास युवा मोर्चा का प्रेसिडेंटशिप है, वो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल से उठे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आए, फिर यहां तक पहुंचे। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी ज्यादा पहचान वो है जो तजेंद्र बग्गा की है। हाँ, वो तजेंद्र बग्गा थोड़े ज्यादा नोटोरियस हैं उस मामले में, तो इसलिए उनका नाम ज्यादा आ रहा है। लेकिन आप सुनील यादव के भी अगर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर जाकर देखेंगे तो जिस तरह की जबान का इस्तेमाल वो करते हैं, जिस तरह का एग्रेशन वो दिखाते हैं, खासतौर पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर वो जिस तरह के हमले करते हैं, तो ये समझ में आएगा कि बेसिकली एक बीजेपी के अंदर जो तजेंद्र बग्गा जैसे कैंडिडेट्स जो कुछ उतारे गए हैं, सुनील यादव भी उन्हीं में से एक हैं। तो ये कुल मिलाकर इन लोगों की जो कह सकते हैं आप खासियतें हैं। तो जहां तक इन लोगों को खड़ा करने की बात आती है, सवाल ये भी खड़ा होता है नीरज जी कि क्या एक फ्री पास के तौर पर दिया गया है अरविंद केजरीवाल को? क्योंकि अगर हम पॉपुलैरिटी को कंपेयर करें, हम पॉलिटिकल स्टैचर को कंपेयर करें, तो अरविंद केजरीवाल काफी आगे आते हैं इन सारे पैरामीटर्स में, इन दोनों जो कैंडिडेट्स बीजेपी और कांग्रेस ने खड़े किए हैं। तो वॉज दिस कांग्रेस एंड बीजेपी वे की अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जीतना शायद मुश्किल है इस सीट पर, तो यहां कोई लाइटवेट कैंडिडेट ही खड़ा करे और जो इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट सीटों पर खड़े करें? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ईश्वर की एक तरीके से वॉकओवर है। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस ने शायद ये लड़ने से पहले मान लिया है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके पास ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो उन्हें टक्कर दे सके। और मैं ये बात भी आपको बता दूं कि अगले 10-12 दिन तक जब तक प्रचार चलेगा तो कांग्रेस, खासतौर पर बीजेपी की तरफ से इस तरह की खबरें प्लांट की जाएंगी कि हम अरविंद केजरीवाल को इस लायक नहीं समझते कि उनके खिलाफ किसी सीरियस कैंडिडेट को उतारा जाए। शायद ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाएगी, बट असल बात यही है कि कोई कैंडिडेट ऐसा था नहीं जो उन्हें टक्कर दे सकता था। और ये एक तरीके का आप देखिए कि नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के नजरिए से ये बहुत अजीब बात है। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी 15 साल तक शीला दीक्षित की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही, जो कि दिल्ली का चेहरा मानी जाती है, जहां से अरविंद केजरीवाल ने यह चैलेंज लिया था और शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा था 2013 में और शीला दीक्षित को हराया था। ये एक बहुत हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी दिल्ली की है और सेंट्रल दिल्ली है, नई दिल्ली है, चूंकि जिसके प्रीव्यू में पार्लियामेंट आती है और तमाम वो पूरा नई दिल्ली का लुटियंस डेली जिसे कहते हैं हम, वो आता है। वहां पर अरविंद केजरीवाल की टक्कर में इस तरह के अननोन कैंडिडेट्स बीजेपी और कांग्रेस ने उतारे हैं, तो साफ समझ में आता है कि उन्हें नजर आ रहा है कि हमारे पास कोई कैंडिडेट है नहीं जो अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे सके और हम ही इस लड़ाई को दिलचस्प बना सकें। तो बेहतर है कि इस लड़ाई को लड़ा ही ना जाए। तो बिगर पिक्चर की अगर हम बात करें और भारतीय जनता पार्टी ने आज, टुडे वाज द लास्ट डे ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशंस ऑफ द बीजेपी व्हिच इज कंसिडर्ड टू बी इन डायरेक्ट फाइट विद द आम आदमी पार्टी एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन द नेशनल कैपिटल. The party declared its entire list yesterday. In the first go, it had declared only 57 candidates, in which the seat from which Arvind Kejriwal is contesting was not declared in the first list. In the second list that was declared yesterday, the name of Sunil Yadav was finally declared, and over there as well, according to, if we consider the news reports and the sources that we have, after declaring Sunil Yadav's name, there is a possibility that it was reconsidered, but again the party decided to go with Sunil Yadav. If we talk about the list, Aditya, what do you think when we talk about all the 70 candidates overall, are there any surprises here, or are there any what are those peculiarities when we talk about the 70 BJP candidates that are going to contest in this election? ईश्वर, 70 कैंडिडेट्स जिनमें से 67 बीजेपी के साथ हैं, 3 कैंडिडेट उनके एलाइज के हैं, 2 जनता दल यूनाइटेड और 1 लोक जनशक्ति पार्टी. तो इन 67 कैंडिडेट्स में सरप्राइज तो सिर्फ यही है कि कोई सरप्राइज नहीं रहा. यानी कोई भी ऐसा एक कैंडिडेट जो स्टैंड आउट कर जाए, जो एक कोई उभरता हुआ चेहरा हो या भी एक कोई वजन वाले नेता हो जिन्हें खड़ा कर दिया जाए, या कोई MP या कोई सीनियर लीडर है जिन्हें वापस लाया गया हो और उन्हें खड़ा किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ.
ज़्यादातर सीटों पे बीजेपी ने काफ़ी, जिसे कहा जाता है, लैक लस्टर कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। बल्कि इस लैक लस्टर लिस्ट का सबसे बड़ा सबूत ये है कि जिस कैंडिडेट के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी वो तजिंदर बग्गा हैं, जो एक ट्विटर ट्रोल की जिनकी एक छवि है और जो जिन्होंने प्रशांत भूषण और तमाम एक्टिविस्टों पर पास्ट में हमला किया है। अब ये भी एक बीजेपी के बारे में कहने वाली बात है कि इन्होंने इंसेंटिवाइज कर दिया है एक ऐसा कल्चर कि जो इस किस्म के फिगर्स हैं जो दूसरों पर हमला करते हैं, ट्विटर पे गाली गलौज करते हैं, एक जिनकी एक गून वाली छवि है, आप उन लोगों को आप रिवॉर्ड करके आप टिकटें देते हो। तो अब ये बीजेपी बेहतर जाने की किस किस्म का कल्चर खड़ा करना चाह रही है। पर साफ ये है कि इस लिस्ट में कोई ऐसा चौंकने वाला चेहरा है ही नहीं, कोई ऐसा कोई संकेत भी नहीं है कि बीजेपी बहुत सीरियसली एक चैलेंज देना चाह रही है आम आदमी पार्टी को इस इलेक्शन में। जब कांग्रेस की हम बात करते हैं, और ये सवाल मैं नीरज जी से पूछना चाहूंगा, कांग्रेस की जब हम बात करते हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि द कांग्रेस इज गोइंग टू बी अ डिस्टेंट थर्ड, कांग्रेस का मुकाबला तो बहुत सारी सीटों पर है ही नहीं। और जैसे कि आदित्य ने एक बीजेपी के लैकलस्टर कैंडिडेट्स की बात की है, कांग्रेस के कैंडिडेट्स बीजेपी की तोड़ में क्या ज्यादा स्ट्रांग नजर आते हैं? क्योंकि अलका लांबा जैसे लीडर्स की अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट ऑल द बिग कैंडिडेट्स ऑफ द कांग्रेस, अगर अजय माकेन जी को हम छोड़ दें और शर्मिष्ठा मुखर्जी को छोड़ दें, तो बाकी सारे बड़े जो कैंडिडेट्स हैं वो इस बार भी इलेक्टोरल मैदान में उतरे तो जरूर हैं। बिल्कुल, देखिए एक बात इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का एक 15 से 18% के करीब का एक वोट बैंक है दिल्ली के अंदर, जो कि उन्हें 2019 के इलेक्शन में भी मिला था। ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल है और बीजेपी के पास सेंट्रल लेवल पर नरेंद्र मोदी हैं, तो हम नरेंद्र मोदी का जलवा चलेगा या अरविंद केजरीवाल का काम चलेगा, इस तरह की सुर्खियों को देखकर लगातार एक नैरेटिव सेट हो रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से इस चुनाव को लड़ रही है और बीजेपी से ज्यादा संजीदगी से लड़ रही है, ये हर जगह पर दिखाई देता है। आप उनकी लिस्ट में भी अगर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी की लिस्ट में वो तमाम लोग हैं जो शीला सरकार में बड़े पदों पर रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली का नाम ले लीजिए, नरेंद्र नाथ हैं, AK वालिया हैं, हारून यूसुफ है, जैसा कि अभी आदित्य कह रहे थे कि किसी बड़े चेहरे को लेकर नहीं आए, वो ओखला से परवेज हाशमी को लेकर आए हैं जो MP थे, यानी कि वो अपनी तरफ से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मुस्लिम सीटों पर भी चुनाव जो है वो संजीदगी से लड़ रहे हैं। तो ये और एक बड़ी दिलचस्प बात है कि ये पता नहीं कि ज्यादा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ज्यादा रोल निभा पाता है नहीं निभा पाता है, तो सोशल मीडिया जिसे हम कहते हैं, तो आम आदमी पार्टी के लिए एक इलेक्शन सॉन्ग बना जो कि काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे प्रचारित किया जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी ने भी एक इलेक्शन सॉन्ग बनाया, वो भी काफी सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जा रहा है। बीजेपी ने वैसा भी कुछ नहीं किया। बीजेपी ने, जो मैंने सुना है कि बीजेपी ने भोजपुरी में 2-4 गाने बनाए हैं दिल्ली इलेक्शन को लेकर, तो लगता है कि दिल्ली इलेक्शन के बहाने बीजेपी बिहार इलेक्शन की ही तैयारी कर रही है, दिल्ली इलेक्शन में उनका कोई इंटरेस्ट ले देकर है नहीं। तो अगर आप लिस्ट देखेंगे तो कांग्रेस के वो तमाम नेता जो किसी न किसी वक्त पर दिल्ली के अंदर प्रभावशाली नेता रहे हैं, आज उनका आधार है या नहीं है ये एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन वो कांग्रेस की लिस्ट में है। और मेरा ये भी मानना है कि जो पार्टी 15 साल तक जिसने दिल्ली पर राज किया है, शीला दीक्षित के वक्त में लगातार बैक टू बैक 15 साल तक कांग्रेस पार्टी रही है, तो जब पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि कुछ डायरेक्ट बेनिफिशियरी होते हैं जो आपका लॉयल वोट बन जाता है, तो 15 साल तक आपने बहुत सारे डायरेक्ट बेनिफिशियरी बनाए होंगे। जो 15 से 18% की हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये वही वोट है जो किसी भी नरेंद्र मोदी की आंधी में या केजरीवाल के जलवे के बीच भी जो कांग्रेस को वोट देता रहा है। मैं इसका एक उदाहरण आपको बताता हूं कि 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्होंने हरियाणा में राज किया, लेकिन हम कई बार जब दूर दराज के गांव देहात के सरकारी दफ्तरों में या पुलिस थानों में जाते थे तो वहां हमें देवीलाल की फोटो लगी हुई नजर आती थी। तो वहां पर अधिकारी बोलता था कि देखिए मेरा सिलेक्शन तो देवीलाल के टाइम पे हुआ था और मेरी जो श्रद्धा है वो देवीलाल के वक्त की है। तो इसी तरीके से आपको दिल्ली में भी बहुत से इलाकों में ऐसे वोट मिलेंगे जिनकी श्रद्धा शीला दीक्षित के साथ है। कांग्रेस ने अपना जो इलेक्शन सॉन्ग बनाया है वो उसमें पूरा उन्होंने शीला दीक्षित को प्रोजेक्ट किया है, शीला वाली दिल्ली कहकर वो उसमें प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो वो एक विकास का चेहरा है शीला दीक्षित, जिसे कांग्रेस, जिनके भरोसे कांग्रेस पार्टी जो है इस चुनाव में अपने आप को पिच कर रही है। तो और ये तो रही कांग्रेस की बात, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें एंड अबाउट द लैकलस्टर कैंडिडेट्स दैट दे आर पुटिंग आउट,
what about the regional parties? If we talk about the Shiromani Akali Dal could not come on the same page with its long-standing ally BJP, and the alliance was broken in the national capital just yesterday, and then it was declared that they will not be contesting the elections after all. JJP के साथ आज भी यही हुआ है. दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठी हुई है, उन्होंने आज एक चप्पल के सिंबल को लेकर अगर रिपोर्ट्स की माने तो ओवर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड सिंबल for contesting the election in Delhi, they have backed out from contesting the elections. But these reasons, somehow, even if we consider the Shiromani Akali Dal might have its differences over seat sharing, but a party like JJP giving a reason that we did not get the chappal symbol and that's why we will not contest elections, that sounds a bit bizarre when it comes to an election of the national capital. So आदित्य, ये क्या पार्टियों का अंडर कॉन्फिडेंस यहाँ है, और जो एनालिसिस जो सारे एनालिसिस कहते हैं कि केजरीवाल इज गोइंग टू हैव अ क्लीन स्वीप, इज इट the acceptance of these regional parties that when Congress and BJP are not going to be able to make it, if numbers are to be believed and analysis to be believed, where are we to stand? काफी हद तक यही बात है ईश्वर की, एक जो INLD का जो पुराना बेस होता था नजफगढ़ के इलाके में, वहां पर कई बार ये पार्टी जीतती आई है, कम से कम सेकंड आई है. लेकिन अब JJP जो उस बेस की वारिस होनी चाहिए, लेकिन उनको अंदाजा आ गया है कि ये बीजेपी और आप के बीच की लड़ाई है. यहाँ तक कि बीजेपी तक को मुश्किल हो रही है आम आदमी पार्टी को का ढांचा हिलाने की. तो इसलिए हमारा तो यहाँ कोई चांस है नहीं, तो कोई फायदा नहीं है यहाँ इलेक्शन लड़कर. शिरोमणि अकाली दल का कुछ हद तक यही आकलन है, लेकिन कुछ हद तक अलग भी हो सकता है, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि शिरोमणि अकाली दल का एक सिटिंग MLA था यहाँ पर रजौरी गार्डन सीट से, जो बहुत सीनियर नेता है मनजिंदर सिंह सिरसा. तो मनजिंदर सिंह सिरसा का चुनाव ना लड़ना और बीजेपी के साथ नॉमिनेशन होने के आखिरी दिन पर इस किस्म का मतभेद होना और एंड में डिसाइड करना कि शिरोमणि अकाली दल चुनाव नहीं लड़ेगी, एक बहुत बड़ी बात है. सिरसा अगर अकेले लड़ते या अकाली दल अकेले लड़ती तो एक मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट में क्या पता उनका एक चांस भी था सीट निकालने का. तो ये ना लड़ने की वजह बीजेपी के साथ नाराजगी है, और ना कि उनको लग रहा था उनका कोई चांस नहीं है. बट बाकी पार्टियों का तो ये हो ही गया है हिसाब कि वो किसी बड़ी पार्टी के साथ तालमेल किए बिना यहाँ पर जीतने का कोई चांस नहीं है. इस बार उस हिसाब से JDU और LJP और RJD का एक तरह से लॉटरी लगी है, क्योंकि बड़ी पार्टियों ने उन्हें समर्थन दिया है. JDU 2 सीटें लड़ेगी बीजेपी के सपोर्ट के साथ, LJP 1, और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के सपोर्ट के साथ 4 सीटें लड़ेंगी. तो छोटी पार्टियों को भी लग गया है कि बड़ी पार्टियों के साथ समझौता करना ही जरूरी है. अब एक ही छोटी पार्टी ऐसी है जिसका देखना पड़ेगा उनका कैसा परफॉर्मेंस रहता है, वो है बहुजन समाज पार्टी, जिनका हमेशा से दिल्ली में कुछ ना कुछ एक प्रेजेंस रहा है. हमारे एक यूजर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनका सवाल यह है कि विल द कांग्रेस बी डैमेजिंग द बीजेपी वोट शेयर व्हेन इट कम्स टू कैंडिडेट्स दैट आर मोर द फेसेस दैट आर मोर नोन देन द बीजेपी कैंडिडेट्स. ये सवाल मैं नीरज जी के पास ले जाऊँ. नीरज जी, जो एक 15 साल वाली आपने बात की, क्या उस फैक्टर का असर आम आदमी पार्टी के वोटों पर या भारतीय जनता पार्टी के वोटों पर कुछ हद तक होगा, या आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कुछ हद तक वोट कटौती का काम करेंगी आम आदमी पार्टी के लिए? नहीं, देखिए, जाहिर तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं है. 2019 के लोकसभा इलेक्शन में जब बीजेपी ने 54% के करीब वोट लिया था, तो इस इलेक्शन में उनका रुख देखते हुए साफ है कि वो ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे उस वोट परसेंटेज में कमी आने वाली है. इसमें कोई शक नहीं है. इसका मेजर चंक आम आदमी पार्टी के पास जाएगा, अभी तक के जो आंकड़े बता रहे हैं, जो सर्वे बता रहे हैं. लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह के कमजोर कैंडिडेट्स खड़े किए गए हैं, जैसे कि हम संगम विहार सीट की बात कर सकते हैं, जहां पर पूनम आजाद कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट हैं और वहां पर LJP के लिए वो सीट छोड़ दी है बीजेपी ने. तो इस तरह की जो सीट्स हैं, वहां पर साफ ये नजर आ रहा है कि बीजेपी अपना कैंडिडेट के भरोसे जीतने की बजाय या अपनी छवि के भरोसे जीतने की बजाय कांग्रेस और आप में लड़ाई करवाकर
जीतने का एक वो स्कीम लगाना चाहती हैं कि हम तो खुद तो जीत नहीं सकते हैं, एलजेपी के कैंडिडेट को दे दो, शायद पूनम आजाद और बीजेपी के और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट में वोट बंट जाएं और हमारी कोई लॉटरी लग जाए। तो ये बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगेगी, लेकिन इस ज्यादा वोट जो है वो उसका हिस्सा आम आदमी पार्टी के पास ही जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने जो 18% के करीब लोकसभा में अपना एक वोट लिया था, वो उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत कटौती कर सकते हैं, लेकिन एक परंपरागत वोट है कांग्रेस पार्टी का, वोट बेस है, वो बना रहेगा। There's another user joining us. काफी इंटरेस्टिंग सा नाम है, No One From Earth. Looks like an alien is talking to us, but a very interesting question. How probable is 69 to 70 for Kejriwal? Is it really likely that Kejriwal might be able to have a sweep like he did last time? Aditya, what do the numbers say, since you're the number guru when it comes to elections? So as of now, I mean, we were checking out the Sea Voter Tracker. 53% is where the projected vote share for Aam Aadmi Party is, and around 29% for the BJP. In the 2015 elections, it was around 54% for AAP and 33% for BJP. So the difference has actually increased compared to the last election marginally. So I mean, if you just compare this and that, and if the same vote difference is remaining, it is likely that AAP will retain most of its seats, probably win 1 or 2 seats more. But this is just if you look at the macro picture. At the micro picture, number of things can happen. It is possible that in some seats the entire anti-AAP vote shifts to BJP. In some seats it's possible it shifts to Congress. It's possible, as Neeraj sir was saying, that in some places AAP and Congress votes might get split with each other and BJP might win that seat, like it happened in Mustafabad last time, where the Congress candidate did unexpectedly well, and therefore the BJP ended up winning that seat. So I mean, converting a vote share estimate to seats is complicated, but one can safely say that if AAP retains this 20% lead over the BJP, it is most likely to cross 60 seats. Okay, so do you mean to say that the overall vote share of the Aam Aadmi Party is expected to increase? Because that is also a question by one of our viewers who's joining us, and his name is Khalil Gibran. He's asking, will vote share of AAP increase or decrease in this election? While it might be difficult to, gauge a seat-wise vote share, but what do you think the overall, is there a boost for the Aam Aadmi Party in the overall vote share? So as of now, it is slightly above what it was in 2015, but very, very marginally, if we purely go by the Sea Voters prediction. But I think the more operative part is the difference between AAP and BJP, which is the main competitor for AAP. The lead is as of now around 20%. Which is the same, roughly the same as what it was last time. So with a 20% lead, if this retains, then AAP is sweeping this election. There's no doubt about that. एक बात मुझे आदित्य से पूछनी है कि आदित्य, इस पर आप क्या, हम बिल्कुल आम आदमी पार्टी के सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स को देख रहे हैं, बट आम आदमी पार्टी ने 15 अपने सिटिंग एमएलए की टिकट्स काटे हैं और 6 टर्न कोर्ट्स को टिकट दिए हैं, कांग्रेस से आए हुए लोगों को टिकट दिए हैं। उनके 5 जो पिछली बार के एमएलए थे अब तक पार्टी छोड़ चुके हैं, किसी ने बीजेपी ज्वाइन की है, किसी ने एनसीपी ज्वाइन की है, किसी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। तो जब हम हर इलेक्शन में इस भीतरी लड़ाई की बात करते हैं कि ये लोग नुकसान पहुंचाएंगे, जो बागी हैं वो नुकसान पहुंचाएंगे, तो इनका आम आदमी पार्टी पे भी तो कोई असर होगा। जी सर, ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि मेरे ख्याल है इस इलेक्शन में पहली बार जो आम आदमी पार्टी का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ए ट्रेडिशनल पार्टी की जो लोकल नोटेबल लीडर्स हैं उन्हें भी हम अपनी तरफ लाएंगे। जैसे अब शोएब इकबाल का केस हम ले लेते हैं, जो मटिया महल में 5 बार एमएलए रह चुके हैं। वो 2013 में भी आम आदमी पार्टी में शामिल होना चाह रहे थे, 2014 में भी शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त आम आदमी पार्टी ने कहा कि नहीं, हम ऐसे पुराने किस्म के नेता जो एक लोकल, जिनकी एक लोकल दबंग की छवि, हम ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहते। हम अपने कार्यकर्ता और एक क्या कहते हैं, जो नई पीढ़ी के नेताओं पर और नई किस्म के नेताओं पर रिलाई करना चाह रहे हैं। पर अब देखिए 5 साल बाद वही शोएब इकबाल आम आदमी पार्टी के टिकट से उसी मटिया महल से लड़ने वाले हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार था उसके ऊपर करप्शन एलिगेशंस हो गए। तो एंड में आम आदमी पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ रहा है। कैंट से जैसे कमांडो का टिकट काटा है, कि जो कि काफी चर्चा में भी रहा जो एमएलए, और वहां माना जाता है कि जमीनी पकड़ उस कैंडिडेट की काफी है, उनका टिकट आपने काट दिया। कुछ जगहों पर अब राजकुमारी ढिल्लों जैसे जो कैंडिडेट हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म में 51 करोड़ रुपए टाइप की संपत्ति
घोषित की है, तो वहां भी आम आदमी पार्टी के ऊपर ये इल्जाम लग रहे हैं कि शायद कुछ पैसे लेकर बदरपुर से राम सिंह हैं, तो ये सब आरोप लग रहे हैं। तो बिल्कुल हम वन साइडेड पिक्चर नहीं देख सकते हैं। तो दरअसल हो क्या रहा है कि दिल्ली का जो इस बार इलेक्शन है ना, वो पूरा इलेक्शन मूड के साथ लड़ा नहीं जा रहा है। यहाँ पर सीए के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनकी छाया है, जो इलेक्शन की खबरों को कुछ हद तक दबा दे रही है। या फिर 1 तारीख को बजट आने वाला है, तो बहुत सारे मीडिया की सुर्खियां बजट भी लूट ले रहा है। लेकिन तो जो वो जो इलेक्शन में गली कूचे की और इधर उधर की खबरें होती थी, वो शायद मीडिया में उस तरह से आ नहीं रही हैं। वरना अब अंदर की लड़ाई, टिकटों का कटना, बागियों का होना, ये सब जो ट्रेडिशनल खबरें हैं इलेक्शन की, वो दिल्ली इलेक्शन में भी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो उनका जो क्या असर होगा, ये देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल। और जब आपकी आम आदमी पार्टी के नेगेटिव्स की बात करते हैं, तो आम आदमी पार्टी 2016-17 की अगर हम बात करें नीरज जी, तो काफी एक लोगों में नाराजगी थी कि जब आम आदमी पार्टी खुद को पंजाब में प्रोजेक्ट कर रही थी, खुद को हरियाणा में प्रोजेक्ट कर रही थी, तो लोगों का ये कहना था कि हमने तो केजरीवाल को दिल्ली चलाने के लिए वोट दिया था, लेकिन ये नेशनल लीडर बनने निकले हैं। और यही सवाल हमारे एक यूजर जो हमारे एक व्यूअर जो हैं वो पूछ रहे हैं हमसे, नमन श्रीवास्तव जी। उनका कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी इलेक्शंस जीत गई तो क्या खुद को एक्सपांड कर पाएगी पैन इंडिया लेवल पर? पैन इंडिया लेवल पर एक्सपांड करना खुद को आपको लगता है मुमकिन होगा आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि क्योंकि इस तरह की एक कोशिश में नाकाम हो चुकी है आम आदमी पार्टी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, ये बात मैं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के आधार पर बता सकता हूं। जो आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं से मेरी बातचीत होती है, तो वो इस इलेक्शन को इस नजरिए से भी बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कि अगर इस इलेक्शन में वो 55-60 सीटें जीतकर एक तरीके का स्वीप करते हैं, तो फिर अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी की टक्कर में 2024 के लिए एक नेशनल लेवल का लीडर बनाने की कोशिश जरूर आम आदमी पार्टी करेगी। क्योंकि यह सोच आम आदमी पार्टी के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में है कि इस वक्त राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक और अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक कोई ऐसा पैन इंडिया छवि का नेता नहीं है जो नरेंद्र मोदी से टक्कर ले सके, और अरविंद केजरीवाल अपने आप को उस रूप में डेवलप कर सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी के लिए क्या होंगे प्रोस्पेक्ट्स? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अगर हम बात करें, केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने सुनील यादव जी को खड़ा किया है और कांग्रेस पार्टी ने रोमेश सभरवाल जी को खड़ा किया है। बोथ लीडर्स हु आर relatively not as popular as Arvind Kejriwal and do not have a similar kind of a political stature when it comes to the national capital. So was it a free pass to the Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal in the New Delhi constituency? That question, ये सवाल हमने आपसे पूछा था। और पोल की अगर हम बात करें, हमने आपसे एक पोल लिया था जिसको 4 घंटों पहले। Out of the thousands of people who have replied on the Facebook and Twitter, the Congress have given a free pass to the Aam Aadmi Party in the New Delhi constituency, while 17% think they haven't. When we talk about the Twitter poll, over 72% people think that the BJP and Congress did field lightweights when it comes to the New Delhi constituency against Arvind Kejriwal. So how is this going to work out for the Congress and the BJP in the upcoming elections? Will the Aam Aadmi Party be able to sweep the kind of sweep it had in the previous elections? All that remains to be seen, and we are going to get you all those updates on Delhi Chat Center, jahan hoga bahut sara chat exclusively on Delhi elections daily at 6 PM. Join us live every day with your questions and queries and analysis, and we will answer them to the maximum possible extent, satisfactory extent that we can. So join the Quint Delhi Chat Center every evening 6 PM on the Quint and Quint Hindi's YouTube, Facebook and Twitter. We will be back tomorrow at 6. See you. Thank you. Namaskar.